मेरा दोस्त दीपक, उसकी पत्नी मुझसे पर्दा करती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त हर दूसरे तीसरे दिन मुझे अपने घर खाने पर जरूर ले जाता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर गया। अगले दिन वही पायल मैंने अपनी पत्नी के पैरों में देखी तो मुझे कुछ शक हुआ। तो मैं अचानक से ही दीपक के घर गया। वहां जो देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आज फिर दीपक मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि चलो भाई, भाभी ने बिरयानी बनाई है, लेकिन मैंने दीपक को मना कर दिया क्योंकि मुझे दीपक के घर बार बार जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी। मुझे लगता कि जैसे मेरी मौजूदगी में वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। लेकिन पता नहीं दीपक को ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आता था। वो हफ्ते में 2 बार मुझे खाने पर जरूर ही ले जाता था। मेरे मना करने पर दीपक कहने लगा, क्यों यार, आखिर कोई तो वजह होगी। तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तुम जरूर भाभी की वजह से नहीं जाना चाहते हो। तुम्हें भाभी से मिलने की जल्दी होगी, इसलिए मैंने सोचा ये तो मेरी जान छोड़ने वाला नहीं, इसलिए मुझे कोई और बहाना बनाना चाहिए। मैं और दीपक एक ही ऑफिस में काम करते थे, बहुत ही अच्छी दोस्ती थी हमारी। मेरी शादी के बाद सिर्फ एक ही बार दीपक हमारे घर आया था, उसके बाद दीपक हमारे घर कभी नहीं आया। दीपक की बात सुनकर मैंने सर ना में हिला दिया और कहा, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। असल में मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, उन्हीं को हॉस्पिटल लेकर जाना है, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मेरी बात सुनकर दीपक मुझसे सहमत हो गया, कहने लगा, हाँ यार, ये बात तो मैं तुम्हारी मानता हूँ। ये काम तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं, तुम अंकल को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मेरे साथ फिर कभी चलना। दीपक को टालकर मैं अपने घर वापस आया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि घर पर मेरी बीवी सौम्या मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो सौम्या मुझे घर पर ही मिलती थी। मैंने बाहर आकर चौकीदार से पूछा कि मेम साहब कहाँ गई हैं, तो वो कहने लगा, साहब जी, मैडम रोज अपनी रूटीन के मुताबिक ही गई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। चौकीदार की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। इसका मतलब सौम्या मेरे ऑफिस जाने के बाद डेली कहीं बाहर जाती थी, लेकिन कहाँ? मैं ये बात समझ नहीं पा रहा था। मैंने चौकीदार से फिर से पूछा, तुम्हें कुछ पता है कि मेम साहब कहाँ जाती हैं? चौकीदार बोला, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता साहब लोग कहाँ जाते हैं और कहाँ जाते हैं। जब मेम साहब आ जाएं तो आप उन्हीं से खुद पूछ लीजिए कि वो कहाँ जाती हैं। मैंने सर हाँ में हिला दिया और अपने कमरे में आ गया, लेकिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा उन्हीं बातों में उलझ चुका था। दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि आखिर सौम्या कहाँ जाती है। मैं इसी की उलझन में बैठा हुआ था कि तभी दीपक का फ़ोन आ गया। पूछने लगा, यार रवि, अंकल की तबीयत कैसी है? डॉक्टर से चेकअप करा दिया? डॉक्टर ने क्या कहा? दीपक की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया, तो मैं उन्हें लेकर नहीं गया, घर वापस आ गया। मेरी बात सुनकर दीपक कहने लगा, क्या यार, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें अंकल का चेकअप कराना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीपक के कहने में क्या दीपक के कहने के अंदाज में हल्का हल्का सा गुस्सा था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। थोड़ा गुस्से में कहा, तो पापा ने जाने से मना कर दिया तो क्या करूं? पापा को कंधे पर उठाकर ले जाता। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सौम्या अंदर आई। वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही थी। मुझे देखकर बोली, सॉरी, मैं तुम्हें घर पर नहीं मिली। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? खाना लगाऊं? मैंने सौम्या से पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो वो कहने लगी कि पड़ोसन के घर गई थी, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने महसूस किया कि जैसे सौम्या मुझसे नजरें चुरा रही है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सौम्या मुझसे नजरें चुरा कर बातें करे, लेकिन मैंने फिर भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। सौम्या ने मेरे लिए खाने का इंतजाम करा। हम लोग खाना खाने बैठ गए कि तभी सौम्या ने मुझसे पूछा, रवीश, तुम पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाले थे ना? क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? सौम्या की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि पापा को हॉस्पिटल ले जाने का कोई इरादा तो नहीं था, ना ही कोई डेट फिक्स थी। ये बात तो मैंने दीपक से बचने के लिए ऑफिस में ही बैठे बैठे बना ली थी। फिर ये बात सौम्या को कैसे पता चली? मैंने सौम्या से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं पापा को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ? मैंने तो तुम्हें पहले नहीं बताया था।
मेरी बात सुनकर सौम्या हड़बड़ा गई। फौरन कहने लगी कि मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन किया था, वहीं से मुझे पता चला कि तुम अपने पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें आने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी पड़ोसन के पास चली गई थी। सौम्या की बात सुनकर मैं चुप हो गया, लेकिन आज मुझे सौम्या का अंदाज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। खाने के बाद सौम्या मेरे पास नहीं बैठी, वो जल्दी उठकर चली गई और किचन का काम समेटने लगी। मैंने भी ऑफिस का थोड़ा सा काम किया, लेकिन काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। चौकीदार की बातें रह रहकर मुझे याद आ रही थी कि मेरी बीवी सौम्या मेरे बाद कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है। आखिर मैं फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि हो सकता है मेरी बीवी सौम्या पड़ोसन के पास ही जाती हो, क्योंकि मैं अपनी बीवी पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमारी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे। सौम्या और हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हमारी दोस्ती बचपन से थी, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत करते थे। बचपन से लेकर अब तक सौम्या ने मेरे साथ वफा निभाई थी। सौम्या मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मेरे बगैर सांस भी नहीं ले सकती थी। ये सोचकर मैंने अपने दिल को समझाया और सो गया। सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस गया तो दीपक ने मुझे आड़े हाथों लिया। नाराजगी दिखाते हुए कहने लगा, बहाना करके कल मुझसे पीछा छुड़ाकर भाग गए थे। पता है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। जब तुम नहीं आए तो तुम्हारी भाभी मुझसे बातें सुनाने लगी, कहने लगी कि बेकार में मुझे परेशान करते हो, इतनी मेहनत करवाते हो, तुम्हारा दोस्त तो आया ही नहीं। मैंने कहा, यार दीपक, भाभी मुझसे पर्दा करती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। जब मैं घर पर होता हूँ तो उन्हें अपना चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी, इसलिए मैंने परेशान करना नहीं चाहता था। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी सिर्फ तुमसे ही नहीं, जब मेरा भाई आता है उससे भी पर्दा करती है, तो क्या अपने भाई को भी घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने कहा, नहीं यार, वो तुम्हारा भाई है, उसे घर पर बुलाना क्यों बंद कर दोगे? लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से ही तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हों। मेरी बात सुनकर दीपक हंसने लगा, कहने लगा, यार नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है सौम्या भाभी को मेहमानों का आना पसंद नहीं, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। मेरी बीवी तो कहती है कि दीपक, हमारे घर में जितने मेहमान आए अच्छा ही है, क्योंकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाती है और पूरे दिल से उनका स्वागत करती है। मैंने कहा, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चलो अगली बार जब भी दावत दोगे तो ज़रूर चलूँगा। मैंने सोचा कि एक बार दावत पर नहीं गया, बहाना बना दिया था, तो हो सकता है अगली बार उसकी बीवी मुझे खुद ही ना आने दे, दीपक को मना कर दे। लेकिन मैं तो हैरान ही रह गया जब 2 दिन बाद दीपक ने मुझसे कहा कि चलो, तुम्हारी भाभी ने आज शाही पनीर बनाया है और तुम्हारी दावत है। मैं सुनकर हैरान था। मैं सोचने लगा, दीपक और उसकी बीवी को कैसे पता हो जाता है मेरी पसंद की डिश है, उसे कैसे पता चल जाता है। मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मैं मना करके दीपक का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए मन मार कर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। मैं दीपक के घर पहुंच गया। दीपक ने मुझे सोफे पर बैठने को कहा। सोफे पर बैठते बैठते मेरी निगाह दीपक की पत्नी पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। हालांकि उसने अपने चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था, लेकिन फिर भी उसकी हरकतों से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। मैं जब भी दीपक के घर जाता अपनी नज़रें नीचे रखता था, लेकिन कभी कभी जब दीपक की पत्नी बर्तन वगैरह रखने आती या कोई सामान देने आती तो उसकी हरकतों से मुझे लगता कि वो मेरी मौजूदगी में कंफर्टेबल नहीं है। फिर थोड़ी देर में दीपक ने कहा कि खाना लग गया है, आओ खाना खा लो। हम टेबल पर खाना खाने बैठ गए। मुझे अभी साफ लग रहा था कि दीपक की पत्नी के हाथ कांप रहे हैं। जब भी वो कोई चीज़ रखती तो हाथों की कपकपाहट साफ महसूस कर सकता था मैं। हमने खाना खाना शुरू कर दिया। अचानक खाना खाते खाते मुझे ध्यान आया कि सौम्या घर पर परेशान हो रही होगी। मैंने जेब से फ़ोन निकाला और दीपक से बोला, मैं तेरी भाभी को फ़ोन कर दूं, वो परेशान हो रही होगी, उसे बता दूं कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीपक को एकदम से खांसी आ गई।
मैंने उसे पानी का गिलास दिया, तभी उसकी खांसी नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हुआ तो बोला, क्या यार तुम भी छोटी छोटी बातें भाभी को बताने बैठ जाते हो? भाभी को इंतजार का मजा लेने दो, इंतजार में ही तो मोहब्बत बढ़ती है। दीपक की बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अरे नहीं यार, हम दोनों के बीच मोहब्बत तो वैसे भी बहुत है। सौम्या और मैं बचपन से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी बात सुनकर दीपक के चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। थोड़ी देर में दीपक रिलैक्स होकर फिर से खाना खाने लगा था। मैंने फ़ोन निकाला और सौम्या का नंबर डायल किया। मैंने उसे फ़ोन किया तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सौम्या की रिंगटोन की आवाज़ मुझे किचन से आई हो, लेकिन फिर मैंने अपना वहम समझा। दूसरी तरफ से सौम्या फ़ोन उठा चुकी थी। मैंने पूछा, हेलो सौम्या, कहाँ हो तुम? मेरी बात सुनकर सौम्या गुस्से में बोली, और कहाँ हो सकती हूँ, घर पर ही हूँ। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब फ़ोन कर रहे हो। मैंने कहा, आई एम सॉरी यार, मैं अपने दोस्त दीपक की तरफ आया हूँ। यहीं पर खाना खा लूँगा, तुम परेशान मत हो और खाना खाकर लेट जाना। सौम्या ने कहा, ठीक है, और फिर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने भी फ़ोन जेब में रख लिया और खाना खाने लगा। खाने से फारिग होकर मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले किसी ख्याल के तहत मैंने चौकीदार से यूं ही पूछ लिया, बाबा, क्या मेम साहब आज भी कहीं बाहर गई थी? चौकीदार बोला, हाँ साहब, गई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। चौकीदार की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही तो मैंने सौम्या को फ़ोन किया था और उसने कहा था कि वो घर पर ही है। आखिर सौम्या मुझसे बातें क्यों छुपाने लगी थी? वो मुझसे छुपकर कहाँ जाती थी? मेरा दिमाग उलझ ही चुका था। इसमें मैं अंदर आया। सौम्या अंदर बेडरूम में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। मैंने कहा, क्या बात है सौम्या, मुझसे नाराज़ हो? मेरी बात सुनकर कहने लगी, क्यों, क्या मुझे रूठने का भी हक नहीं है? तुम रोज रोज बहाना करके अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मैंने कहा, कैसी बातें करती हो सौम्या, इसमें बहाने वाली क्या बात है? मैं सचमुच अपने दोस्त के घर ही गया था। मेरी बात सुनकर सौम्या कहने लगी, मुझे तो ये बहाना ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त का बहाना करके तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सौम्या की बात का मैंने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और खामोशी से उसकी चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर बोला, सौम्या, जो इंसान जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही लगता है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे लगता है कि सामने वाला भी उसे धोखा दे रहा है। मेरी बात सुनकर सौम्या एकदम से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने कहा, क्या यार सौम्या, तुम इतनी जल्दी डर गई? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें मजाक भी समझ में नहीं आता? सौम्या बोली, नहीं, मैं डरी तो नहीं थी। उसके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि वो अभी भी डरी हुई है। बस वैसे ही पूछ रही थी। एक तो आप बिना बताए घर से चले जाते हैं, ऊपर से जब मैं आपसे पूछ तो घुमा फिरा कर बातें करते हैं। वो रूठेपन से बोली। मैंने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास करते हुए कहा, सौम्या, एक बात बताओ, अगर पति घर से बिना बताए बाहर चला जाए तो ये कैसी हरकत है? सौम्या बोली, बहुत ही गलत हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर कायम होता है। अगर कोई बात है तो साथ मिल बैठकर बात को समझना ही चाहिए, ना कि एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। मैंने दोबारा सौम्या से पूछा, ये कानून सिर्फ पति पर ही लागू होता है या फिर पत्नियों पर भी? मेरी बात सुनकर सौम्या झुंझला गई और मेरा हाथ छोड़कर बाहर चली गई। कहने लगी, पता नहीं दीपक के घर से ऐसी क्या चीज़ खाकर आते हैं कि अजीबो अजीब बातें शुरू हो जाती हैं तुम्हारी, और ये अजीब अजीब सी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। सौम्या के जाने के बाद मैं सोचने लगा, आखिर सौम्या ये सब क्यों कर रही है? जब मैंने दीपक के घर से उसे फ़ोन किया था तो वो आराम से मुझे बता भी तो सकती थी कि वो अपनी सहेली के घर गई है। ये जाने से पहले एक मैसेज भी कर सकती थी। मैं उसे जाने से मना करता क्या? मैं सौम्या से घुमा घुमा कर बातें इसलिए कर रहा था। मैं सोच रहा था कि हो सकता है इस तरह परेशान होकर सौम्या मुझे कुछ सच्चाई बता दे, लेकिन वो तो उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाकर बाहर चली गई। मैं सोचने लगा, इसका मतलब है कि सौम्या मुझे बताना ही नहीं चाहती कि वो कहाँ जाती है। मेरे दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे कि कहीं सौम्या किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अपनी बीवी की हिफाजत करना मेरा फर्ज था।
सौम्या कहाँ जाती है, इस बात का मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ये सोचकर मैंने एक फैसला कर लिया और उस काम के लिए मुझे चौकीदार की मदद की ज़रूरत थी। सुबह ऑफिस जाते वक्त मैंने चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुला लिया। फिर मैंने उससे पूछा, बाबा मेम साहब कब घर से बाहर निकलती हैं? तो चौकीदार बोला कि साहब आपके ऑफिस जाने से थोड़ी देर पहले ही निकलती हैं और भगवान की करनी कुछ ऐसी होती है कि आप भी उस दिन घर लेट वापस आते हैं और आपके आने से कुछ देर पहले ही मेम साहब घर पहुंच जाती हैं। चौकीदार का शुक्रिया अदा करके मैं गाड़ी में बैठ गया और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में मैं सोच रहा था कि चौकीदार की बातों से तो यही लगता है कि सौम्या को पहले ही पता हो जाता है कि आज मैं दीपक के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने वाली बात ये थी कि जब मैं सौम्या को नहीं बताता कि मैं दीपक के घर जा रहा हूँ, तो मुझसे पहले सौम्या को कौन बताता है? मेरी रूटीन की खबर कौन सौम्या को देता था? वैसे तो मुझे सौम्या पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा सौम्या पर से टूटने लगा था। दिमाग कहता कि सौम्या मेरे साथ धोखा कर रही है, लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार करता। दिल कहता कि सौम्या कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं ऑफिस में इन्हीं ख्यालों में घूम रहा था। परेशान सा, काम में मन भी नहीं लग रहा था। परेशानी को दीपक ने भाप लिया था। एक दिन वो मुझसे पूछने लगा, क्या बात है रवीश, तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हो, सब खैरियत तो है? अंकल की तो तबीयत ठीक रहती है ना? अंकल से क्या बताता, मैं अपनी बीवी की वजह से परेशान हूँ। वो मुझे बिना बताए घर से कहीं चली जाती है। मैं उसे बोला, हाँ यार, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनका बीपी नॉर्मल नहीं रहता। दीपक बोला, अंकल अपने खाने पीने का परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, हाँ परहेज तो करते हैं। मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन करके बोल दिया है कि पापा का ध्यान रखे। वो बता रहा था कि वो हर वक्त पापा के साथ साय की तरह रहता है। वो उन्हें खाने पीने का पूरा परहेज करते हैं। वैसे तो पापा वाली ये बात थोड़ी सच थी। मैं पापा की वजह से परेशान नहीं था। ये ये तो वजह मैंने दीपक को यूं ही बता दी थी। मेरी बात सुनकर दीपक बोला, चलो भगवान अच्छा ही करेगा, अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, आज मेरी बीबी का जन्मदिन है तो उसके लिए तोहफा लेना है। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। लेकिन मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने दीपक को मना कर दिया। लेकिन वो दीपक ही क्या जो किसी की बात मान ले। वो मुझसे मिन्नतें करने लगा, अपनी दोस्ती की कस्में देने लगा। मैं भी तंग आ गया। क्या यार, तुम भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो, बच्चों की तरह जिद करने लगते हो। कम से कम सामने वाले की मजबूरी तो समझना चाहिए, और तुम हो कि समझना ही नहीं चाहते। मेरा इतना सुनाने पर भी वो नाराज नहीं हुआ। हंसते हुए कहने लगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपनी बीबी के लिए गिफ्ट लेने तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि गिफ्ट लेने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं है। मन न करते हुए भी मैं मजबूरी में दीपक के साथ चल पड़ा। सच कहूँ, मुझे उस वक्त उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किसी की मजबूरी को समझता ही नहीं है, हमेशा जोक की तरह चिपका रहता है। मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने दीपक के साथ दोस्ती की थी। अजीब इंसान था, किसी की दुख तकलीफ से उसे कोई मतलब ही नहीं था। वो वो चाहता था कि उसी की हंसी में हंसा जाए। ऐसी बात नहीं थी कि ऑफिस में सिर्फ मेरे ही साथ उसकी दोस्ती थी, औरों के साथ भी उसकी दोस्ती थी। लेकिन हमेशा कहीं भी जाना होता तो वो मुझे ही घसीट कर ले जाता। मैं मन मार कर उसके साथ मार्केट आ गया। बहुत देर इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। सामने एक ज्वेलरी शॉप दिखी, हम उसी शॉप के अंदर चले गए। दीपक कहने लगा, मैं तुम्हारी भाभी को पायल गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी मदद करो ना कि किस डिजाइन का लूँ। मैं भी घर जल्दी जाना चाहता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर में मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत सी पायल पर पड़ी। मैंने कहा, ये वाली पायल ले लो, भाभी को बहुत पसंद आएगी। दीपक ने पायल देखी और बोला, हाँ यार, पायल तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। फिर उसने वो पायल गिफ्ट पैक करा ली। हम घर वापस आ गए। आज सौम्या मुझे घर पर ही मिली थी। मुझे देखकर खुश हो गई। मुझे देखते ही उसने मुझे पानी का गिलास दिया। पानी पीकर मैं सोफे पर ही बैठ गया। वो भी मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गई और मुझसे बातें करने लगी। लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं खुश हो ही नहीं पा रहा था। मैं बस उसकी बातों का हाँ ना में जवाब दिए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो इधर उधर की बातें करने के बाद
मुझसे कहने लगी, रवीश तुम्हारे साथ दीपक की दोस्ती कैसे हुई? सौम्या की बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने ध्यान दिया कि सौम्या आजकल दीपक की बातें कुछ ज्यादा ही करने लगी थी। बात तो कहीं की भी हो रही हो, वो घुमा फिरा कर दीपक को बीच में ही ले आती थी और उसकी बातें करने लगती थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगता था कि सौम्या दीपक में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाती है। उसने पूछा तो मैंने उससे बताना शुरू किया कि शादी के 1.5 साल बाद ही मेरी और दीपक की दोस्ती हो गई थी। ऑफिस में कई और भी उसके दोस्त हैं, लेकिन जब से उसकी दोस्ती मेरे साथ हुई है उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। वो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। कहीं भी जाना हो मुझे ही घसीट कर ले जाता है। मेरे साथ जोक की तरह चिपका रहता है। मुझे अपने घर पर दावत पर बुलाता है। हालांकि उसकी बीवी मुझसे पर्दा करती है तो मुझे उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले जाता है। अजीब इंसान है। मैं तो उसकी दोस्ती से तंग आ गया हूँ। मेरी बात सुनकर सौम्या बोली, किसी की मोहब्बत को यूं मजाक नहीं बनाना चाहिए और सच्ची मोहब्बत तो भगवान की कृपा से मिलती है। फिर अचानक सौम्या ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, रवीश एक बात पूछूं, अगर दीपक तुम्हें धोखा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम दीपक को कभी माफ कर पाओगे? सौम्या की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा, कैसा धोखा? बिजनेस के मामले में या निजी मामले में? सौम्या बोली, निजी मामले में। निजी मामले में क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सौम्या का चेहरा देखा। सौम्या फिर बोली, निजी मामले में मतलब कोई चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी हो, वो दीपक ले जाए, तुम्हारे हक पर डाका डाले तो तुम्हें कैसा लगेगा? सौम्या की बात सुनकर मेरे सर पे हथौड़े पड़ने लगे थे। मेरा सर चकराने लगा था। सौम्या और दीपक के कई सारे पन्ने थे जो आपस में मिल रहे थे। मैंने सौम्या से कहा, सौम्या जो मेरी प्यारी चीज होगी, वो अगर मुझसे प्यार करती होगी तो कभी भी मुझे छोड़कर दीपक के पास नहीं जाएगी। मेरी बात सुनकर सौम्या बोली, नहीं रवीश, फिर भी मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कोई प्यारी चीज है दीपक के पास चली जाए तो तुम क्या करोगे? दीपक के साथ दोस्ती तोड़ दोगे या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? सौम्या की बात सुनकर मेरा सर चकरा गया। मैंने सौम्या को डांटते हुए कहा, क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? मेरी बात सुनकर सौम्या थोड़ा उदास हो गई, लेकिन मेरी बात सुनकर और मेरे तेवर देखकर वो किचन में चली गई थी। सौम्या के जाने के बाद सोच विचार में गुम हो गया। मैं चाहता था कि ये सारा मामला खुलकर मेरे सामने आ जाए। मैं सारे राज को जानने के लिए बेचैन होने लगा। मैं इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। मैंने अपने मन ही मन में सोचने लगा, और अगर पर्दा उठाने के लिए मुझे सौम्या पर सख्ती करना पड़े तो उसे करने से भी बाज नहीं आऊंगा। लेकिन कुदरत ने ये मौका मुझे अगले ही दिन दे दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो सौम्या वहीं पायल पहने घर में घूम रही थी, जो पायल उस दिन दीपक मेरे साथ मार्केट से लेकर आया था। सौम्या के पैरों में वो पायल देखकर मैं चकरा गया। नॉर्मल होते हुए मैंने सौम्या से पूछा, सौम्या ये पायल तो तुम्हारे पैरों में बहुत अच्छी लग रही हैं, कहाँ से खरीदी? मैंने बस बहुत ही सरसरी सा सवाल पूछा था जिससे कि उसको शक न हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, जब तुम ऑफिस चले जाते हो तो मैं अपनी उसी दोस्त के घर जाती हूँ जिसके बारे में मैंने तुम्हें उस दिन बताया था। ये पायल मेरी उसी दोस्त ने गिफ्ट की है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने प्लान के बारे में सोचने लगा कि अब आगे मुझे क्या करना है। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मैंने दीपक से कहा, दीपक मैं तुम्हारे घर खाने पर आऊँगा। दीपक खुश हो गया और उसने अपनी बीवी को फ़ोन कर दिया कि कुछ अच्छा सा बना कर रखे। छुट्टी होने से आधा घंटा पहले ही मैं दीपक से छुपकर दीपक के घर की तरफ चल दिया। दीपक के घर पहुंचकर मैंने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने ही सोफे पर मेरी बीवी सौम्या बैठी हुई थी। सौम्या मुझे देखकर थर-थर कांपने लगी और मेरे गुस्से से बुरा हाल था। मैं चीखते हुए बोला, सौम्या तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मेरे गुस्से से सौम्या थर-थर कांप रही थी। वो रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई, रोते हुए कहने लगी, रवीश पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मैं ना चाहते हुए भी सौम्या की बात सुनने के लिए वहीं सोफे पर बैठ गया। सौम्या रोते हुए कह रही थी, रवीश तुम्हें तो पता है कि मेरी जुड़वा बहन और भी थी, उसका नाम सोफिया था। सौम्या तुमसे बहुत प्यार करती थी और ये बात उसने
अपनी बहन सोफिया को भी बताई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों सोफिया को कुछ दिन से ही एहसास होने लगा था कि सौम्या अब कुछ बातें उससे छुपाने लगी है। सोफिया ने उससे पूछा भी, लेकिन उसने टाल दिया। फिर एक दिन तुम्हारी और सौम्या की मंगनी हो गई। मंगनी के दिन भी सौम्या खुश नहीं थी। सोफिया ने लाख पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। फिर शादी का दिन भी आ गया। शादी के दिन भी तो सौम्या चुप चुप सी थी, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सौम्या घर छोड़कर भाग गई। वो अपने पीछे एक खत छोड़ गई थी, जिसमें लिखा था कि वो किसी और लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ जा रही है, उसी के साथ शादी करेगी। मेरे माँ बाप सोफिया के पास गए और कहने लगे, सोफिया, अब तुम ही हमारी इज्जत बचा सकती हो। तुम सौम्या बनकर मंडप में बैठ जाओ और रवीश के साथ शादी कर लो। और इस तरह अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझे, यानी कि सोफिया को, सौम्या बनकर तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी और उनकी इज्जत को उछलता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे सोफिया से सौम्या बनना पड़ा। बाद में मेरे माँ बाप ने सबको ये कह दिया कि सोफिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मार दिया गया था, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। रवीश, जिसे तुम अपनी सौम्या समझते हो, वो तुम्हारी सौम्या नहीं बल्कि वो सोफिया है। तुम्हारी सौम्या तो शादी वाले दिन ही तुम्हें छोड़कर भाग गई थी। तब से मैं ही तुम्हारे साथ सौम्या बनकर रह रही हूँ। उस दिन जब दीपक हमारे घर दावत पर आया था तो मैं उसे नहीं पहचान पाई थी, लेकिन मेरी और सौम्या की शक्ल एक जैसी थी, इसलिए दीपक मुझे पहचान गया था। क्योंकि सौम्या ने दीपक के साथ ही शादी की थी। उसने घर जाकर सौम्या को मेरे बारे में बताया कि सौम्या ने मुझे कॉल की थी। सौम्या और मैं एक दूसरे के राब्ते में आ चुके थे। हम दोनों बहनें आपस में बातें कर लेते थे, इसलिए दीपक तुम्हें जबरदस्ती खाने पर ले जाता, जिससे कि हम दोनों बहनें आपस में मिल सकें। तुम लोग बाहर खाना खाते रहते, तब तक मैं और सौम्या आपस में मिल लेते थे। उसके कमरे में बैठकर उससे बातें करती थी। तुम्हारे जाने से पहले ही मैं निकल लेती थी और तब तक घर पहुंच जाती थी। मैं आपके ऑफिस के टाइम पर कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि अगर आप मेरे पीछे से घर पर आ जाते, आप मुझ पर शक करते और फिर मैं आपको क्या जवाब देती। जब आपको दीपक के घर जाना होता था तभी सौम्या मुझे कॉल करती थी और मुझे अपने घर बुला लेती थी। फिर मैं सौम्या के घर चली जाती, उधर दीपक आपको घर ले आता। आप दीपक से बातों में लगे रहते और मुझे अपनी बहन से मिलना हो जाता था। इतनी ही देर में सौम्या भी एक कमरे से निकल कर आ गई। वो रोते हुए मेरे सामने बैठ गई और कहने लगी, प्लीज़ रवीश, मुझे माफ़ कर दो। मुझे दीपक से मोहब्बत हो गई थी, इसलिए मैं उस दिन घर से भाग गई थी और तुम्हारे साथ शादी नहीं की थी। अगर मैं दीपक से मोहब्बत करते हुए तुम्हारे साथ शादी कर लेती, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता। मोहब्बत तो मैं दीपक से करती थी और शादी तुम्हारे साथ, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं था, इसलिए मैं उस दिन घर से भाग गई। सोफिया के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छी बीवी मिली है। प्लीज़ मेरे किए की सज़ा उसे मत देना। मैंने सोफिया का हाथ पकड़ा और उसे घर ले आया। मैंने सौम्या से और दीपक से बातचीत करना बंद कर दिया है। मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ। उन लोगों ने मुझे धोखे में रखा। मैं सोफिया से नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि उसके साथ तो वैसे भी गलत हुआ था। सोफिया मुझे हर वक्त समझाती कि सौम्या को और दीपक को माफ़ कर दो और उनसे सुलह कर लो, लेकिन मैंने अब तक उस सोफिया और दीपक को माफ़ नहीं किया और ना ही उनसे बातचीत की थी। सौम्या की मुझे रोज़ कॉल आती और दीपक भी मुझे रोज़ कॉल करता। ऑफिस में भी मुलाकात होती तो मैं उसे बचकर निकल जाता हूँ। अब आप लोग ही मुझे बताएं, क्या मुझे सौम्या और दीपक को माफ़ कर देना चाहिए? क्या मुझे उनसे बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए? जो सौम्या और दीपक ने मेरे साथ किया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।